पिछली कहानी में हमने देखा था कैसे एक शांत सा गांव रात होते ही अपना चेहरा बदल लेता है। जब सूरज डूबता है तो सिर्फ अंधेरा नहीं, साथ में आती हैं परछाइयाँ। लेकिन पार्ट 1 में आपने देखा था कि परछाई वाले ने सबको एक एक करके मारना शुरू कर दिया था और निशा कैसे भी करके वहाँ से बच जाती है। तो कहानी वहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर निशा बेहोश हो जाती है। तभी रात के 2 बजे उस शहर के सरकारी हॉस्पिटल का दृश्य दिखाया जाता है। सीलन भरी दीवारें, धीमी रोशनियां और गलियारों में गूंजती व्हीलचेयर की आवाज़ें। निशा आईसीयू के कमरे में है। डॉक्टर ने कहा था कि वह सदमे में है। नर्स बाहर खड़ी है। जब उसे अंदर से आवाज़ें सुनाई देती हैं कि निशा मुझे बुलाओ, तो नर्स का खून जम जाता है। वह झट से दरवाज़ा खोलती है। कमरा बिल्कुल खाली। तो निशा बेहोश पड़ी है, लेकिन उसकी छाया छाया उसके शरीर से अलग दीवार पर तड़फड़ा रही है। तभी नर्स डर कर भाग जाती है और वो अगले दिन काम पर नहीं आती है। अगली सुबह पुलिस आती है। उन्हें जंगल से आरव का शव मिला था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए हुए था, जैसे मौत से पहले उसने कोई डरावना सच देख लिया हो। पुलिस अस्पताल में निशा से पूछताछ करती है। पुलिस अधिकारी, क्या तुमने आखिरी बार आरव को जिंदा देखा था? निशा धीरे से मुस्कुराती है। उसकी आवाज़ बदली हुई लगती है। निशा धीमी और टूटी आवाज़ में निशा बोलने लगती है, वो वापस आ रहा है, वो वापस आ रहा है। तभी अधिकारी डर कर पीछे हट जाता है। अस्पताल के बाहर एक अजीब सी औरत पुलिस से मिलती है और वह वही औरत थी जो देवकुंड के गांव में मिली थी। बूढ़ी औरत बोलने लगती है कि लड़की को यहाँ मत रखो। देवराज की परछाई पूरी तरह से उसके अंदर नहीं गई है, अभी जगह तलाश रही है। वह किसी भी टाइम, किसी भी वक्त उसके अंदर प्रवेश कर सकती है और उसको अपने कब्जे में ले सकती है। अधिकारी पूछता है कि देवराज कौन? तभी बूढ़ी औरत कहने लगती है, वह तांत्रिक नहीं था, वह परछाइयों को नियंत्रित करने वाला था। मरने के बाद उसका शरीर जला पर उसकी परछाई नहीं। अब वह एक नया शरीर ढूंढ रहा है, एक नया घर, और उसे लड़कियां जल्दी मिल जाती हैं क्योंकि वह लड़कियों के अंदर जल्दी प्रवेश कर जाता है। उस रात जोरदार तूफान आता है। बिजली चली जाती है। अस्पताल अंधेरे में डूब जाता है। आईसीयू में सिर्फ एक लाल इमरजेंसी लाइट चालू है। नर्स चेक करने आती है। कमरे में दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ब खुद बंद हो जाता है अंदर से। निशा का बेड पूरा खाली है, पर दीवार पर उसकी छाया भी मौजूद है। नर्स चिल्लाती है और भागने की कोशिश करती, पर दरवाज़ा बंद है। निशा की आवाज़ कमरे में गूंजती है। निशा की आवाज़, दरवाज़ा मैं खोलूं या वो? कमरा अंधेरे में हो जाता है। नर्स सुबह मरी हुई मिलती है। चेहरा ऐसे मुड़ा हुआ है जैसे किसी ने गर्दन घुमाकर तोड़ दी हो, और शरीर दीवार पर चिपका हुआ जैसे किसी ने उसे पिन की तरह गाड़ दिया हो। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और उनको वहाँ पे निशा नहीं मिलती है। 1-2 दिन उनको ढूंढा जाता है, लेकिन फिर भी निशा कहीं नहीं मिल रही थी। अगले 3 दिनों में 3 लोग बिना वजह पागल हो जाते हैं। 2 लोग सड़क पर टूटे हड्डियों के साथ मृतक पाए जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में एक लड़की दीवार पर चढ़ती हुई दिखती है, उल्टे पैर, उल्टे हाथ, और शहर में एक नाम फैल जाता है, देवकुंड की परछाई वाला शहर में आ गया है। पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। यह माहौल 1-2 दिन और चलता रहता है। तभी एक रात पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और दरवाज़ा खुलता है। बारिश में भीगी हुई, सफ़ेद कपड़े पहने हुई, अजीब सी मुस्कान लिए हुए निशा अंदर आती है। तभी अधिकारी, पुलिसकर्मी डरते हुए, निशा तुम कहाँ गई थी? निशा धीरे धीरे अपना सिर घुमाती है, इतना कि उसकी गर्दन से आवाज़ आने लगती है, निशा मैं नहीं गई थी,
वो मुझे ले गया था, अब मुझे उसका काम पूरा करना है। अचानक सारे लैंप हिलने लगते हैं, कमरा ठंडा होने लगता है और निशा की परछाई दीवार से अलग होकर अधिकारी पर झपट पड़ती है। रोशनी जाते ही उसकी चीख सुनाई देने लगती है। तभी हमें बूढ़ी औरत का सीन दिखाया जाता है। वह एक पुस्तक खोलते उसमें लिखा था, जिस परछाई को एक बार देवराज छू ले वह इंसान कभी इंसान नहीं रहता। उसकी आंखों में डर झलकता है। बूढ़ी औरत बोलती है, देवराज की परछाई ने नया शरीर पा लिया है, अब वो गांव नहीं पूरा शहर लेगा और उसका लक्ष्य निशा का पूरा परिवार और प्लस बाकी सारे लोग हैं। तभी अचानक पूरे शहर की बिजली चली जाती है। पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। लोग घर से बाहर निकलने लगते हैं। आसमान में बिजली चमकती है और सब देख पाते हैं एक लड़की बिजली के खंभे के ऊपर खड़ी है, पूरी उल्टी, हाथ नीचे लटके हुए, मुंह एक शैतान की तरह खुला हुआ है। वह निशा है और उसके पीछे एक विशाल काला इंसानी आकार बना हुआ है, जैसे कोई राक्षस उसकी छाया से बाहर आ रहा हो। तभी शहर में चारों तरफ भड़कम मच जाता है। हर घर की लाइट एक साथ झिलमिला रही थी। कुत्ते बिना वजह भौंक रहे थे, बच्चे रो रहे थे। हर तरफ अफवाह, एक लड़की बिजली के खंभे पर उल्टी लटकी है। पुलिस, मीडिया, भीड़ सब इकट्ठा। उसी समय बिजली चमकती, हर कोई ऊपर देखता है और देखते ही सब सन्न रह जाते हैं। निशा ऊपर खड़ी है, मगर अब उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ काली खाली जगह है। उसका शरीर हवा में तैर रहा है, पेड़ों की छाया अपने आप हिल रही है। निशा तीखी आवाज में, अंधेरा अब मेरे साथ है और मैं अकेली नहीं। उसके पीछे एक विशाल परछाई खड़ी होती है, देवराज की परछाई, बिना चेहरा, बिना शरीर, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ एक छाया। अचानक से निशा अपनी उंगलियां हवा में मोड़ती है। शहर में सैकड़ों स्ट्रीट लाइट फट जाती हैं, कांच बरसने लगते हैं, लोग चीखते हुए भागते हैं। कुछ ही पल में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं और तब परछाई वाला अपने आकार को फैलाता है। अब वह बिजली के खंभे से लटक कर पूरा सड़क का मोड़ अंधेरे से ढक लेता है। तभी बूढ़ी औरत का सीन दिखाया जाता है। बूढ़ी औरत यानी निर्मला छिपकर एक पुरानी किताब पढ़ती है। उसकी सांसें तेज है। निर्मला, देवराज सिर्फ परछाई नहीं, वो छाया को खाता है। जितनी परछाई उतनी उसकी ताकत। जब तक सूरज है वह कमजोर रहता है, पर रात को अजय बन जाता है। निर्मला डरते हुए, उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक आखिरी अनुष्ठान, जिसके लिए चाहिए देवराज को एक इंसानी शरीर देना और फिर उसे जिंदा दफना देना। लेकिन सवाल है, निर्मला बोलती है, कौन अपनी जान दांव पर लगाएगा। तभी प्रतीक की एंट्री होती है। निर्मला के पास एक 25 साल का लड़का आता है, प्रतीक, निशा का भाई। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों है। प्रतीक बोलता है, मैं करूँगा, बस मेरी बहन को बचा लो। निर्मला हिल जाती है। निर्मला, अगर वो तेरे अंदर गया तो जिंदा नहीं बचेगा बच्चे। प्रतीक गहरी सांसें लेता है। प्रतीक, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो शहर नहीं बचेगा। रात के 12 बजे शहर पूरी तरह अंधेरे में है। रास्ते पर एक ही चीज चल रही है, जो है निशा। उसका शरीर काला धुआं छोड़ता है और जैसे छाया उसके अंदर से रिस रही हो। वह जहाँ भी गुजरती है पेड़ काले हो जाते हैं, कुत्ते मर जाते हैं, सड़क की रोशनी बुझ जाती है और लोग जैसे पागल हो जाते हैं। निर्मला प्रतीक को एक सुनसान जगह ले जाती है, पुराना मकबरा, जहाँ हजारों साल पुराने पत्थरों की दीवारों पर संस्कार और तांत्रिक निशान बने हैं। दीवार पर एक पंक्ति लिखी है, जो अपनी परछाई त्यागेगा वही अंधेरे को रोक सकेगा। निर्मला आखिरी तैयारी करती है। उसकी आवाज़ कांपती है। निर्मला बोलती है, जब देवराज तेरे अंदर आएगा तुझे खुद को रोकना होगा। अगर तू हार गया तो तू दुनिया का सबसे खतरनाक राक्षस बन जाएगा। प्रतीक सिर झुकाता है और जैसे ही अनुष्ठान शुरू होता है बाहर हवा तेज हो जाती है। गड़गड़ाहट, काले बादल
और फिर निशा की आवाज़ पूरे शहर में गूंजने लगती है। निशा गहरी धार देती हुई। हर कहानी का एक एंड होता है, पर कुछ कहानियाँ एंड के बाद शुरू होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करना। अगर हाँ, आज रात सोने से पहले अपने बेड के नीचे देखना मत, क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता है। गुड नाइट, अगर आप सो पाएँ तो।